Hello students, good evening all of you and welcome again to our physics class. And I always say कि finest and easiest way to learn the concepts of physics and to prepare physics in such a easiest manner that you can start love with it. Student, ये केवल डायलॉग्स नहीं है मेरे, ठीक है कि हाँ आपने स्टार्टिंग के डायलॉग लिए कुछ एक और उन डायलॉग्स के साथ आपने क्लास स्टार्ट कर दी। ये मैं अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझता हूं कि आपकी क्लास को मैं इस तरह से आपके सामने रिप्रेजेंट करूं कि ये काफी इजी हो जाए। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन बैच फॉर क्लास 11 एंड मैं जो स्टार्ट करने वाला हूं वो स्टार्टिंग से है, जहां से आपको पढ़ना चाहिए, जहां से आपको समझना चाहिए। तो जितने कितने बच्चे लाइव आ पाते हैं, मैं 2 मिनट के लिए आपका वेट कर लेता हूं, देख लेता हूं कितने बच्चे लाइव हैं। जो लाइव हैं वो एक बार अपना नाम के साथ अपनी अटेंडेंस या गुड इवनिंग का मैसेज छोड़ दीजिए, मैं देख लेता हूं कितने बच्चे लाइव हैं। ठीक है, ये चेक करने के लिए कि आप में से कितने बच्चे लाइव आए हैं। जिन लोगों के लिए हमने लाइव क्लासेस अरेंज करी हैं, आप में से कितने बच्चे हैं जो यहाँ पे लाइव आ चुके हैं, प्लीज एक बार आप बताते भी जाएं साथ साथ। ठीक है, क्योंकि ये लाइव क्लास स्पेशली हमने आपके लिए डिजाइन करी है, स्पेशली। ठीक है, फोर स्टूडेंट्स अब तक लाइव आ चुके हैं। अच्छा, यहां पे हरलीन, महक, अमरवीर, वंशिका, खुशदीप, चेतनदीप सिंह, हर्षान सिंह। ठीक है, 2 2 4 2 6, यहाँ 6 बच्चे, यहाँ पे 4 बच्चे। अच्छा, लाइव 7 आ गए। ठीक है, देखो बच्चों, जो बच्चा लाइव आता जा रहा है प्लीज अपना नाम जरूर मेंशन करता जाए साथ साथ, ताकि मुझे पता लग जाए कि ये बच्चे लाइव हैं। ठीक है, जो बच्चा यहाँ पे लाइव आता जा रहा है प्लीज मेंशन करता जाए अपने आप को, ताकि मैं अपने रिकॉर्ड के लिए मेरे पास ये सारी चीजें रहें। 7 स्टूडेंट्स लाइव आ चुके हैं। मैं स्टार्ट करना चाहता हूं क्लास को। ठीक है, हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग अगेन एंड वेलकम अगेन टू आवर फिजिक्स क्लास एंड वी ऑलवेज से कि फाइनेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन फॉर क्लास 11 फिजिक्स। और ये जो रिवीजन हमारी रहेगी ये थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म आपके लिए रहेगा। ठीक है, हम बहुत ही ज्यादा लेंथी नहीं चल रहे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं मैं ये सोचता हूँ कि जो बच्चा थोड़ा बहुत पीछे रह चुका है वो ये सोचता है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने आप को कवर अप करूँ। ठीक है, तो मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं आपको जल्दी से जल्दी कवर करके दूं और आपका सिलेबस आपके हाथों में हो। तो स्टार्टिंग करते हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट के साथ। आपकी यूनिट 1 है। आपकी जो स्टार्टिंग होती है जिस यूनिट से, यूनिट 1 जिसका नाम है, उसका नाम है आपके पास फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। दिस इज द यूनिट दैट वी हैव टू स्टडी। मैं फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रहा हूं आपको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपको पढ़ने में, आपको समझने में। देखिए कहां से स्टार्टिंग होती है फिजिक्स की। जब हम स्टार्टिंग करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स की डेफिनेशन के साथ स्टार्ट होता है कि फिजिक्स क्या चीज है। ऑल्दो दिस थिंग आई थिंक यू हैव स्टडीड इन क्लास 11, क्लास 9th है ना, 9th क्लास में आपने ये बात पढ़ी है। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि फिजिक्स को मैं अपने वे से बोलूं तो रियल व्यू ऑफ लाइफ है। दिस इज द रियल व्यू ऑफ लाइफ। कैसे कि वॉकिंग ऑफ ए मैन इज ऑफ एग्जांपल ऑफ फिजिक्स। ये मेरे ऊपर पंखा चल रहा है, एसी चल रही है, ठीक है, और लाइट चल रही है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं फिजिक्स में आती हैं। आप मिरर के सामने खड़े होते हो, इमेज बन जाती है। प्रिज्म पे व्हाइट लाइट फॉल करते हैं, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, रेनबो का बनना, ठीक है।
और सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन का रेडिस अपीयर होना, रेडिस दिखना, मतलब ऐसी हर वो चीज जो हम अपनी नेचर में देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज स्टडीड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो स्टूडेंट, फिजिक्स में हमने क्या लिखा कि फिजिक्स में हमने लिखा कि दैट डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। जो नेचर से डील करता है और नेचुरल फिनोमिना से डील करता है उसको हम फिजिक्स बोलते हैं। तो क्या फिजिक्स कैसे आई? हमने अपनी डेली लाइफ में कुछ एक चीजें देखी, कुछ एक बातें समझी, उन्हीं बातों से निकलकर फिजिक्स आई। तो आज देखो, आज कितनी साइंस और टेक्नोलॉजी कितनी आगे पहुंच गई है। क्या स्टार्टिंग में ऐसा था कि जब हम इंसान धरती पे आया तो सब कुछ बना बनाया था? कुछ गाड़ियां खड़ी थी, मर्सिडीज खड़ी थी, कुछ ऑल्टो भी खड़ी थी, और कुछ वैगनार गाड़ियां खड़ी थी, ऊपर से इंसान टपके उनको मिल गई अपने लक से, कोई मर्सिडीज की तरफ भाग गया, कोई ऐसा था? नहीं, ये सब कुछ हमने बनाया है। ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी की हेल्प से ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है। आप मानते हैं, सभी बच्चे मानते हैं ये कि हमारी नेचर की स्टार्टिंग जो थी, आपने 7th 8th क्लासेस में पढ़ा होगा कि इंसान जो था आदि मानव की तरह से जंगलों में घूमता रहता था, आवारा पशुओं की तरह। फिर धीरे धीरे उसने सही से रहना स्टार्ट किया, फिर उसने टायर का आविष्कार किया जिससे मोशन का कॉन्सेप्ट आया, मोशन से आगे बढ़ के फिर मैकेनिक्स बनी, फिर एक किटली में वो कुछ उबाल रहा था उससे स्टीम इंजन बना। ठीक है, उससे आगे फिर ऐसे ऐसे डिस्कवरीज होती गई और आज हम जो हैं वो साइंस और टेक्नोलॉजी के युग में बड़ा ही आनंद ले रहे हैं हर चीज का। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, सबसे बड़ी जरूरत हमारी नेचर के लिए क्या थी? तो मैं कहूंगा कि मेजरमेंट थी। सबसे बड़ी जरूरत जो थी वो थी मेजरमेंट। मान लो कि मेरी पड़ोस में कोई भी रह रहा है और वो मुझसे कोई चीज मांगने आया, मान लो आटा मांगने आ गया। ठीक है, तो वो एक बर्तन लेके आया इतना सा और मैंने उसको भर के दे दिया। अब मैं वापस मांगने जाता हूं तो उसने क्या किया, उस कंटेनर की जगह कोई अलग बर्तन लेके आया और उस बर्तन में डाल के दे दिया। अब मेरी मच गई भाई लड़ाई। मैंने कहा तू ज्यादा लाया था, मेरे को कम दे रहा है। तो वहां जरूरत पड़ी मेजरमेंट की। मैं टाइम देखना है मुझे, मेरे को नहीं पता लग रहा, तो वहां जरूरत पड़ी मेरे को किसकी? मेजरमेंट की। मैं चल के जा रहा था, पहले पुराने टाइम में ऐसे ही होते थे भाई, हाँ इतनी दूर है, कहते बहुत दूर है। कितनी दूर है भाई? 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। फिर हमने लेंथ की मेजरमेंट के लिए भी कुछ एक स्टैंडर्ड्स बनाए। तो इन स्टैंडर्ड को बनाने के लिए जो जो सिस्टम आ गया है, देखो स्टार्टिंग में हमारे पास केवल और केवल 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। मैं ब्रीफ में चल रहा हूं, मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूं कि हमारी नेचर की स्टार्टिंग जो हुई थी वो 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ हुई थी। 3 फंडामेंटल को हम बेसिक भी बोलते हैं, फंडामेंटल, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी आपके पास। मास था, लेंथ थी और टाइम था। लेंथ और टाइम। सबसे पहले हमें जिसकी मेजरमेंट की जरूरत पड़ी हमारी नेचर में वो थी हमारे पास मास, लेंथ और टाइम। और आपको पता है मेरे ख्याल से सभी बच्चों को कि मास, लेंथ और टाइम, इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए 3 सिस्टम्स आगे आए, जिसमें से पहला नाम था सीजीएस सिस्टम। ठीक है, और दूसरा नाम था उसमें एफपीएस सिस्टम, और तीसरा नाम था इसमें एमकेएस सिस्टम, जिसको आज भी हम फॉलो करते हैं। एमकेएस सिस्टम, जिसको आज भी हम फॉलो करते हैं। हमारे पास है सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस सिस्टम। ठीक है, तो सीजीएस में सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकेंड। ठीक है ना भाई? तो यहां पे सेंटीमीटर किसको मेजर करता है? लेंथ को मेजर करता है। ठीक है ना, लेंथ को मेजर करता है। जी फॉर ग्राम, ये मास को मेजर करता है। ठीक है,
और सेकंड हर जगह ही सेम रहेगा। ये मेजर करता है किसको? टाइम को मेजर करता है, सेकंड टाइम को मेजर करता है। इसी तरह से एफपीएस में फुट किसको मेजर करता है? फुट मेजर करता है लेंथ को। पाउंड ये मेजर करता है किसको? मास को। और S4 सेकंड ये मेजर करता है किसको? टाइम को मेजर करता है। M4 यहां MKS में आइए, M4 मीटर, K4 किलोग्राम, ठीक है, एंड S4 सेकंड। यानी कि यहां लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर आया, मास को मेजर करने के लिए किलोग्राम आया, और टाइम को मेजर करने के लिए कौन आया? सेकंड आया। ठीक है, आप ये चीज देख लीजिए कि हर जगह टाइम को मेजर करने वाला सेम ही था, लेकिन लेंथ को मेजर करने वाला अलग अलग था। यहां मीटर था, यहां पे फुट था, और यहां पे सेंटीमीटर था। और मास को मेजर करने वाला भी अलग अलग था तीनों सिस्टम में। यहां पे ग्राम था, यहां पे पाउंड था, और यहां पे किलोग्राम था। ठीक है ना? तो आपके पास पहले 3 सिस्टम्स जो आए वो थे सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। लेकिन जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बढ़ी, हमने टेम्परेचर के बारे में भी बातें करनी शुरू कर दी, हमने करंट के बारे में भी बातें करनी शुरू कर दी, हमने अमाउंट ऑफ सबस्टेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में भी बातें करनी शुरू कर दी। तो इस तरह से हमने केवल 3 बेसिक और फंडामेंटल यूनिट से काम नहीं चलाया, उसमें भी हमने 4 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐड करी उसमें। देखो हमारे पास यहाँ पे 3 बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अब उन 3 बेसिक और फंडामेंटल में 4 क्वांटिटीज और ऐड करनी। मेरी बात सुनो ध्यान से। हमने क्या कहा कि अब हमारे पास जिस सिस्टम के अंडर हम काम करते हैं, that system is SI system। सिस्टम को हम मानते हैं that is SI system। SI सिस्टम के पास 7 बेसिक यूनिट्स हैं, बेसिक और फंडामेंटल, प्लस टू सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ठीक है, प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। भाई देखो हमने क्या कहा, 7 बेसिक प्लस 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। बाहर थोड़ी आवाजें ज्यादा हो रही है बेटा। देखिए 7 बेसिक क्या क्या है आपके पास। इसमें है मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है जी, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ये हमारे पास है 2 4 5 हो गई ना। एक अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, और एक है हमारे पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है, तो 7 बेसिक हुई हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 और 7 बेसिक यूनिट हैं हमारे पास। इनको मेजर करने के लिए एसआई सिस्टम ने कहा आप इसको मेजर कर लीजिए किलोग्राम में, लेंथ को मेजर कर लीजिए मीटर में, टाइम के लिए सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन के, और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस के लिए MOL। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, CANDELA कैंडेला। ठीक है, दिस इज फॉर ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हमारी 2 सप्लीमेंट्री जो यूनिट्स हैं उनके नाम हैं, एक का नाम है प्लेन एंगल
प्लेन एंगल जिसकी यूनिट है रेडियन, और एक दूसरी जो यूनिट है उसका नाम है सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट है स्टेडियन, STRADIAN, स्टेडियन। ठीक है, STRADIAN। तो ये हमारे पास है 7 बेसिक और फंडामेंटल जिनको हम मान के चलते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो बातें हैं ये बेसिक हैं जब हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट को। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मास की डेफिनेशन याद कर ले, क्या ये याद कर ले, वो याद कर ले। नहीं, आपको इन इधर उधर की बातों में बिल्कुल नहीं जाना। आपको क्या समझना चाहिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि 11वीं क्लास में जब आप 11th क्लास में होते हो और आपके पास फिजिक्स सब्जेक्ट होता है, आप उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे। देखो, आज मैं जो वे बता रहा हूं आप उस वे से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए। बिलीव मी, आपको फिजिक्स से डर नहीं लगेगा। ठीक है, आपको डर नहीं लगेगा फिजिक्स से, बल्कि आपको अच्छा लगेगा कि हम यार कितना अच्छा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। अब देखो, इस चैप्टर का सबसे आप कह सकते हैं कि स्पाइनल कोड इस चैप्टर की है ना, वो स्पाइनल कोड पे मैं जाता हूं, रीढ़ की हड्डी पे जाता हूं। ठीक है, चलो देखते हैं इसकी रीढ़ की हड्डी क्या है। देखो भाई बच्चों, अब मुझे सबसे बड़ा चैलेंज इस चैप्टर का लगता है डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना, उसकी यूनिट्स लिखना। जब बच्चा स्टार्टिंग में 11th क्लास में एडमिशन लेता है तब उसे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो चीज लगती है वो है एक डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाए, है ना। उसके लिए क्या करे वो, कि उसके लिए काफी इजी बन जाए। तो देखो बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैसे बनाएं। डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने के लिए याद रखना होगा आपको कुछ चीजों को, कि मास की प्रेजेंटेशन आपको कैपिटल M से देनी है। ठीक है, टाइम की प्रेजेंटेशन आपकी कैपिटल T से रहेगी, लेंथ की प्रेजेंटेशन आपकी कैपिटल L से रहेगी। लेकिन लेंथ ही एक वर्ड यूज नहीं होगा, लेंथ की जगह ब्रेथ भी हो सकता है, लेंथ की जगह पे हाइट वर्ड भी यूज हो सकता है, लेंथ की जगह पे रेडियस वर्ड भी यूज हो सकता है। ये सारे वर्ड्स जहां पे भी आए कैपिटल L लिख देना बिना सोचे समझे। ठीक है, रेडियस, आर्क वर्ड भी यूज हो सकता है, आर्क, वेवलेंथ वर्ड भी यूज हो सकता है, वेवलेंथ। ठीक है, डेप्थ, डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट। ये सारे वर्ड्स जहां पे भी आ जाए ना, आपको दिख जाए, सीधा उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देना L। मतलब लेंथ, ब्रेथ, हाइट, रेडियस, आर्क, वेवलेंथ, डेप्थ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनमें से कोई भी वर्ड आपको दिख जाए, आपका डायमेंशनल फॉर्मूला आपके दिमाग पे होगा कि दिस हैज द डायमेंशंस ऑफ लेंथ। ठीक है, प्रिपेयर कर लो इस चीज को। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है, अगर हमारे पास करंट आ जाए, इलेक्ट्रिक करंट आ जाए, तो उसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला A लिख दो। अगर टेम्परेचर आ जाए तो K लिख दो। अगर लुमिनस इंटेंसिटी आ जाए तो CD लिख दो, लिख दो। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस आ जाए, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इसके लिए MOL लिख दो। ठीक है, अब कैसे लिखोगे, कैसे काम करना होगा आपको। देखो, आपके पास दो तरह की हैं, एक तो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो मैंने यहां पे लिख रखी है, सारी फंडामेंटल है, इनको हम आगे ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते। या आप बताओ मेरे को, लेंथ को आप तोड़ सकते हो ना, लेंथ को नहीं तोड़ सकते, लेंथ सबसे बेसिक यूनिट है। तो ये हमारी जो मैंने यहां पे लिख रखी है बेसिक यूनिट्स हैं। ठीक है, अब डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते टाइम क्या क्या बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। While writing a dimensional formula, we have to keep in mind, while writing a dimensional formula,
we have to keep in mind, we have to keep in mind क्या क्या बातें हमें अपने दिमाग में बैठा लेनी है, क्या क्या बातें हमें अपने को याद करके चलनी है, अपने को लर्न करके चलनी है। एक तो भाई जितने भी नंबर आ जाए ना, 1 2 3 कोई भी नंबर आ जाए, फॉर एनी नंबर, इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, नो डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, एक भाई आपके पास आ जाए पाई ई और लोग के अंदर कोई टर्म आ जाए, ठीक है ना, लोग के अंदर, इनका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, नो डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, एक साइन थीटा, टेन थीटा, कोस थीटा, ये जितने भी आ जाए ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, नो डायमेंशनल फॉर्मूला, इनका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। एक बात तो आप ये याद रखें, ठीक है। दूसरी बात ये क्या कहता है कि लेंथ में अगर मैं लेंथ को जोड़ूंगा तो डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ का ही आएगा। ऑफ कोर्स, मान लो आपके पास 20 सेंटीमीटर है और प्लस आपने कर दिया 30 सेंटीमीटर, तो क्या आंसर आया 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर के डायमेंशन किसके हैं? लेंथ के ही तो है डायमेंशन, है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है कि while writing the dimensional formula, अगर हम लेंथ में लेंथ को जोड़ रहे हैं तो डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ का ही बनेगा। हाँ, L minus L, this is also equal to L। भाई लेंथ में से लेंथ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मान लो 30 सेंटीमीटर में से 20 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो क्या आ रहा है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर के डायमेंशन किसके हैं? लेंथ के तो हैं, ठीक है, तो लेंथ के डायमेंशन है, तो L minus L भी आपका क्या रहेगा? L ही रहेगा। This thing you have to keep in mind, ठीक है ना बेटा, ये बात आपको याद रखनी है। इन बातों के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं कि हाउ वी कैन मेक ए डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है भाई, हम स्टार्ट करते हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में आइए, चारों पांचों बच्चे, जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे लाइव, ठीक है, तो वो मेरे को बताइए कि आपके लिए ये चीजें थोड़ा कॉन्फिडेंस आपको दे रही हैं कि नहीं दे रही, या डर लग रहा है कि हाय यार आगे पता नहीं क्या आएगा, आगे क्या आएगा, ऐसा कुछ फील हो रहा है आपको? ठीक है, चलो आप कमेंट बॉक्स में आइए और बताइए कि क्या हमारी ये क्लासेस आपके लिए बेनिफिशियल होने वाली हैं, क्या आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बन रहा है कि यस आई कैन डू, है ना। तो बताइए, कमेंट बॉक्स में आइए और फटाफट से मेरे को ये बातें जरूर बताइए, क्योंकि इन्हीं बातों के सहारे मुझे आगे चलना है। अरे बाप रे, 22 वॉचिंग, बाप रे। गुड इवनिंग सर, प्रियंका भी आ गई, हरकमलप्रीत सिंह, इसदीप सिंह, दविंदर सिंह, अरे यार कितने बच्चे आ गए। दिस वॉज ए वेरी नीडेड बैच, थैंक यू सर, थैंक यू अमरवीर, हरलीन, खुशदीप, परलीन, कौर, अरे ये तो सारे बच्चे आ गए। ओफो, मैंने तो सोचा था कि 4-5 बच्चे हैं। सर योर क्लास इज वेरी वेरी बेनिफिशियल क्लास, इन्फिनिटी। अरे बाप रे, अरे मैंने सोचा ये 5-6 बच्चे जिनका मैंने ग्रुप बनाया था, इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल। अरे वाह, अनबिलीवेबल बोलते हैं ना जिसको बिलीव नहीं होता इस चीज। देखो बच्चों, 11th के इतने सारे बच्चे लाइव आगे बैठे हो, तो बहुत, मुझे तो नहीं पता था, मैंने तो सोचा कि जो मैंने ग्रुप बनाया था उस ग्रुप को ही मैंने ये बात बताई थी कि मैं ये क्लास दे रहा हूँ, लाइव क्लास, और आप सभी बच्चे यहाँ पे लाइव आके बैठे हो, दैट्स वेरी गुड। एंड मैं आपको कंप्लीट रिवीजन दे रहा हूँ बेटा, तो मैंने सोचा कि जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हैं क्या पता उनको रिवीजन की जरूरत ना हो, ठीक है, तो मैंने ये सोच के मैंने आगे बात नहीं करी थी। तो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे आज जो लाइव आए हैं वो मेरे को पर्सनली व्हाट्सएप करें, मैं उनको भी उस रिवीजन ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको आगे जब भी मैं लाइव आऊं पहले से आपके पास नोटिफिकेशन हो कम से कम, ठीक है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे इतने सारे बच्चे लाइव बैठे हैं भाई और मेरे साथ पढ़ रहे हैं। बताओ, शाम का टाइम है, खाना खाने का टाइम है
है ना। और कुछ तो आप में से कह भी रखे होंगे यार जगत सर को ना तब शुरू होना होता है जब खाना खाना होता है। क्यों, सुबह भी मैं तब शुरू होता हूँ जब आपका ब्रेकफास्ट टाइम होता है, और शाम को भी मैं अब शुरू हो गया, आपको खाना खाना था। सॉरी फॉर दैट गाइस, लेकिन ये क्लास जो है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, बिलीव मी। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को, ठीक है। अब देखो हम कैसे स्टार्टिंग करते हैं। देखो इसके ना, अगर आप स्टेप टू स्टेप पढ़ते हो ना 11th की फिजिक्स को, तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होती है। ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक तब होती है जब आपको इसके स्टेप्स क्लियर ना हो। आपको जब इसके स्टेप्स क्लियर है तो फिर क्या दिक्कत है, फिर तो कोई डरने की बात ही नहीं है। जैसे मैं आपको अब डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सिखाता हूं, आप मेरे साथ साथ बनाएंगे। आज का हमारा होमवर्क भी यही रहेगा। आप लोगों के लिए मैं रिवीजन बैच में कुछ एक एक्सरसाइजेस भी ऐड करूंगा आप लोगों के लिए। वो एक्सरसाइज आपको खुद से सॉल्व करनी होंगी, और वो एक्सरसाइज आपके बेनिफिट को सातवें आसमान, कॉन्फिडेंस को, आपके कॉन्फिडेंस को सातवें आसमान पे ले जाएंगे, है ना। थोड़ा टाइम हो चुका है, दिन में पढ़ाते पढ़ाते ना भाई थोड़े हो जाता है ना, होता है। देखो भाई, सबसे पहले मैं बनाता हूं एरिया के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला। एरिया में मैंने देखी है रेक्टेंगल और मैंने देखा है सर्कल। अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूं तो इसमें होती है लेंथ और ब्रेथ, और इसका एरिया काफी सिंपल होता है। एरिया आप लिखते हो लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। लेंथ के डायमेंशन भी लेंथ के होते हैं, ब्रेथ के भी ऑफ कोर्स मीटर सेंटीमीटर में मेजर किया जाएगा। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी मैंने एल कहा था आपको, ब्रेथ के लिए भी डायमेंशन फॉर्मूला मैंने एल कहा था आपको। देन एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या बन गया, L2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया। ये क्या इंफॉर्मेशन देता है आपको, ये L2 क्या बताता है कि एरिया एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास लेंथ की 2 यूनिट्स हैं। जिसके पास लेंथ की कितनी यूनिट है, 2 यूनिट्स हैं जिसके पास लेंथ। अब आप कह दोगे कि सर जी ये तो चलो ठीक है, आपने रेक्टेंगल का निकाल दिया, आप सर्कल का भी तो निकाल के दिखाओ। बिल्कुल निकाल देंगे भाई, कोई बात नहीं। ये है हमारे पास सर्कल। सर्कल का रेडियस होता है r, जिसको हम मेजर करते हैं मीटर या सेंटीमीटर में। मीटर या सेंटीमीटर में मेजर करने का मतलब है इसके डायमेंशंस भी किसके हैं, लेंथ के हैं। तो ये रेडियस है ना। एरिया क्या होता है आपको पता होगा कि पाई r की पावर 2 पाई r स्क्वायर, यही होता है ना एरिया। हाँ यही होता है। और मैंने कहा है कि पाई का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बनेगा, पाई का कुछ नहीं, r क्या है रेडियस, रेडियस का स्क्वायर मींस लेंथ का पावर 2, यानी कि यहां पे भी l स्क्वायर ही बनेगा, चाहे एरिया कैसा भी हो, ठीक है। चाहे सरफेस एरिया हो आपका, चाहे कैसा भी एरिया हो, एरिया हैज ऑलवेज द डायमेंशंस ऑफ l स्क्वायर, ठीक है। यहां से हम यूनिट पे लिखते होते हैं SI यूनिट, SI यूनिट। SI यूनिट क्या होगी फिर इसकी, L मींस लेंथ, लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर या सेंटीमीटर में, तो SI में मीटर में मेजर किया जाता है तो मीटर स्क्वायर। CGS में तो सीधा सा पता ही है, C फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर की पावर 2, यहां पे भी यही रहेगा SI और CGS यूनिट। अब बात आती है भाई वॉल्यूम की, ठीक है ना। ये तो हमने लिख दी यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एरिया। अब वॉल्यूम की बात करता है। वॉल्यूम में सबसे पहले मैं स्फीयर की बात करूंगा। उस स्फीयर की जिसका रेडियस है r के इक्वल, उसकी वॉल्यूम कितनी होती है। स्फीयर के लिए वॉल्यूम होती है जी क्या, 4/3 पाई r की क्यूब। अब देखो बच्चों, यहां पे जहां नंबर दिख जाता है ना, मेरे को नंबर दिखते ही मैं कहता हूं भूल जाओ इसको, 3 को भी भूल जाओ, पाई को भी भूल जाओ, किसको याद रखो, केवल r को। r क्या है, रेडियस। रेडियस के डायमेंशन किसके होते हैं, लेंथ के। r की क्यूब है तो इसका मतलब वॉल्यूम v मस्ट हैव द डायमेंशन 3 डायमेंशंस ऑफ लेंथ, ठीक है। ये आपके पास है l, यानी कि लेंथ कितनी टाइम है, 3 टाइम कंटेन है किसमें, वॉल्यूम में। ये इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। यहां से इसकी ऐसा यूनिट लिख दो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, आप मेरे ख्याल से फटाफट लिख दोगे। लेंथ को मेजर किया जाता है SI में मीटर में, देन दिस इज मीटर क्यूब। और CGS यूनिट भी लिख दो जी। CGS यूनिट में आपने लिखा मीटर की जगह सेंटीमीटर की क्यूब, मीटर की जगह सेंटीमीटर, बस। अब आप कहोगे कि सर जी क्यूब होता तो क्या बात होगी, क्यूब होता तो मुझे कोई डर थोड़ी ना लगता क्यूब का। क्यूब का भी मैं आपको बता देता। क्यूब में होती है, क्यूबॉइड ले रहा हूं, उसमें होती है लेंथ भी होती है, जैसे आपका रूम है
उसकी ब्रेथ भी है, उसकी हाइट भी है, ठीक है, और उसकी वॉल्यूम हमने निकाली है, दैट वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। दैट वॉल्यूम, लेंथ के डायमेंशन तो लेंथ के होते हैं, ब्रेथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर या सेंटीमीटर में, दैट इज इट आल्सो हैज द डायमेंशंस ऑफ लेंथ। तो ये भी लेंथ, हाइट के भी लेंथ के ही होंगे डायमेंशंस। तो यानी कि वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला भी क्या है यहां पे भी L की क्यूब है, जो यहां था वही वहां है, ठीक है बच्चों। यानी कि आपने, अब देखो आप किन क्वांटिटीज के साथ डील कर रहे हो, आप डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के साथ डील कर रहे हो, जिनको हम ड्राइव कर रहे हैं किससे, बेसिक से। जैसे एरिया के अंदर दो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक लेंथ एक ब्रेथ। जैसे वॉल्यूम में 3 बेसिक क्वांटिटीज हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट। यानी कि लेंथ के ही 3 रूप हैं अलग अलग, जिनको हम बोलते हैं लेंथ, किसी को हम बोलते हैं ब्रेथ, किसी को हाइट। एक्चुअल में तो वो लेंथ के ही है ना भाई। अगर आपको मैं कहूं किसी रूम में आप लेंथ ब्रेथ और हाइट को मेजर करके बताओ, तो आप जो स्केल होता है, जो फित्ता सा आता है, वही फित्ता सा यूज करोगे ना, है ना, मेजर करने के लिए। या कहीं से लेंथ को अलग चीज से मेजर कर लोगे, ब्रेथ को अलग चीज से मेजर करोगे, हाइट को अलग चीज से मेजर करोगे। ऐसा थोड़ी ना होता है, नहीं होता ना, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। क्रॉस मार दो उस बात पे, ठीक है। और देखो इस चीज को कि कैसे हम बेसिक से आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ेंगे भाई स्पीड के लिए और वेलोसिटी के लिए, ठीक है जी। बढ़े, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन हाँ बेसिक है, आपका बेस बनाते हैं आपके लिए। और जिस बेस पे आपको काम करना है, पूरी फिजिक्स में आपको चलना है इन चीजों के ऊपर बेस हो गए। देखो जी हमारा स्कूटर आज भी पड़ा हुआ है हमारे पास, ये है हमारा स्कूटर। देखो जी स्कूटर, वैसे मैंने मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए रख रखा था इस स्कूटर को। ये स्कूटर लेके निकल पड़ा भाई, ये देखो आपकी तरफ आ रहा है स्कूटर, आ रहा है। तो स्कूटर की क्या बोलते हैं आप, स्पीड बोलते हैं। स्पीड क्यों बोलते हैं आप, क्योंकि आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड। तो स्पीड को आप कैसे बोलते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कि कितने टाइम में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड को मैं यहां v से लिख रहा हूं, दिस इज v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। s से डिस्टेंस लिख रहा हूं, टाइम लिख रहा हूं मैं t से। डिस्टेंस के डायमेंशंस हैं, लेंथ के, टाइम के हैं कैपिटल T। बाय डिफॉल्ट इसकी पावर हो जाती है 1। जब ये पावर 1 ऊपर जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी, -1। तो ये बाय डिफॉल्ट कितनी है, 1। तो आपके पास स्पीड के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, L1t-1, बॉक्स में बंद कर दो। इसी को देख के SI और CGS यूनिट लिख दो। तो SI यूनिट आपकी क्या बनेगी, SI यूनिट ऑफ स्पीड क्या बनेगी, L, लेंथ को मीटर में, मीटर 1 है तो 1, टाइम को सेकंड में, तो सेकंड की पावर -1, इसको क्या पढ़ते हैं, मीटर पर सेकंड। CGS यूनिट भी लिख दो जी, CGS यूनिट ऑफ V, CGS यूनिट मीटर की जगह सेंटीमीटर और सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ठीक है बच्चों, ये बात आप याद रखना। अब देखो बच्चों, इसी में इसी का साथी है जिसका नाम है वेलोसिटी। वेलोसिटी, अब वेलोसिटी और स्पीड में थोड़ा सा फर्क है कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, बस इतना सा फर्क है। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। या आप ये भी बोल सकते हो कि दिस इज स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट में बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट कांट बी नेगेटिव एंड जीरो, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को भी हम मेजर करते हैं लेंथ के डायमेंशन के साथ। तो L अपॉन T, बाय डिफॉल्ट पावर हो जाती है T की 1, तो देन दिस बिकम्स L1t-1। अगेन the velocity is a vector quantity, this has the dimensional formula L1t-1, this is the dimensional formula for velocity। तो अब बताइए आपको समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आके बताइए मेरे को, ठीक है, समझ में आ रहा है। और रिवीजन करके आपको कैसा फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि फिजिक्स काफी इजी है, ठीक है, मेरे ख्याल से लगता होगा काफी इजी है। अगर आप, मैं बता रहा हूं आपको, दिल से पढ़ोगे ना बहुत इजी है, मेरे साथ चल के पढ़ लेना बहुत इजी होगी।
मैं आपको बता रहा था कि मैं एक बच्चे की कॉपी भी शेयर करूंगा आपके साथ, तो वो मैं कल शेयर कर दूंगा। मेरे को ना टाइम नहीं मिला एक्चुअल में वो नोट्स अपलोड करने के लिए, तो मैं अपलोड करूंगा, आप देखना उस बच्चे ने कैसे काम किया है, वैसे ही वर्क आप करना, ठीक है। चलो आइए कमेंट बॉक्स में आइए और मेरे को बताइए कि क्लास रिवीजन क्लास का बेनिफिट कैसे उठा रहे हैं आप, ठीक है। बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। हाँ महक, अच्छा, कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी। हरकमलप्रीत सिंह, अरे वाह। चेतनदीप सिंह अंडरस्टूड। खुशदीप यस सर। समीक्षा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे जिनको ये क्लास बेनिफिशियल लग रही है। चलो बहुत बढ़िया। फिजिक्स इज वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ दविंदर, सच में इंटरेस्टिंग है। What that arrow? Arrow means this is a vector quantity बेटा। वो क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन भी है, ठीक है। एरो का मतलब होता है वेक्टर है। वेक्टर का मतलब होता है बेटा जिसके पास डायरेक्शन है, पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है बेटा। अच्छा आशदीप, फिजिक्स कमाल है सर। बिल्कुल कमाल है भाई, अगर दिल से पढ़ो ना इसको तो इस जैसी चीज नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग फॉर ए क्लास। महक, दिस बैच इज वेरी हेल्पफुल फॉर रिवीजन। हाँ महक, हमारी कोशिश यही है कि हम आपको अच्छी सी रिवीजन दें। चलो हम आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। सुरजीत सिंह, सर देयर इज नो यूज ऑफ एम मास विद दीज बोथ। हाँ मास नहीं है इनके पास, मास नहीं है इन फिजिकल क्वांटिटीज के पास, ठीक है। इनके पास लेंथ और टाइम है। जैसे स्पीड और वेलोसिटी है ना, वो दोनों की दोनों डराइव करी गई हैं लेंथ और टाइम के साथ, ठीक है ना बेटा। लेंथ और टाइम के साथ। देखो मास का भी यूज हो जाना है, आगे हम एक फिजिकल क्वांटिटी लेने वाले हैं अभी, ठीक है। लो अभी लेते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी। दैट फिजिकल क्वांटिटी इज लीनियर मोमेंटम। आई एम गोइंग टू टेक लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, थोड़ा सा ब्रीफ में चल रहा हूं, ठीक है। तो हर चीज को बारीकी से नहीं बता रहा, लेकिन हाँ इतना बताऊंगा कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लीनियर मोमेंटम देखिए, लीनियर मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, सो आई विल यूज एरो ऑन इट, ठीक है। एरो यूज करूंगा मैं इसके लिए। एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी ना, वही डायरेक्शन लीनियर मोमेंटम की भी होगी बेटा। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिखेंगे कैसे कि P is equal to P vector is equal to mass into velocity, ठीक है। तो मास और इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, इसको ब्रेक करते जाओ। वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। मास को किससे लिखते होते हैं, कैपिटल M से, डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल L से, टाइम को कैपिटल T से। पावर कुछ नहीं है तो पावर उसकी 1 है, बाय डिफॉल्ट पावर 1 होती है। तो ये आपके पास बना m1 l1 t ऊपर आएगा तो -1 बन जाएगा। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, m1 l1 t -1। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे क्या बताता है, ये मुझे ये बात बताता है कि लीनियर मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मास है 1 यूनिट, लेंथ है 1 यूनिट और टाइम है -1 यूनिट। टाइम है -1 यूनिट। दिस इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके गाइस, अब इसकी एसआई और सीजीएस यूनिट पे लिख दो। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला को देखते जाओ आप। आपके पास लीनियर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला आया है m1 l1 t -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर p, है ना। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है भाई लीनियर मोमेंटम का। इसी को देख के एसआई और सीजीएस यूनिट लिखनी है। एसआई यूनिट, मास है कितना 1, तो एसआई में मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में। लेंथ है कितनी 1, लेंथ को एसआई में मेजर किया जाता है मीटर में। टाइम है कितना -1, टाइम को एसआई में या हर सिस्टम में सेकंड में मेजर किया जाता है, तो सेकंड की पावर -1। दिस इज द यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की एसआई यूनिट बन गई। सीजीएस इसको देख के लिख दो, सीजीएस यूनिट तो इसी को देख के लिख दो। किलोग्राम की जगह ग्राम लिख दो, मीटर की जगह सेंटीमीटर लिख दो और पर सेकंड
पर सेकंड, इट्स ओके, ठीक है। तो यहां पे मास वर्ड भी यूज हुआ, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू। अब हम बढ़ते हैं सीधा एक्सेलरेशन पे कि एक्सेलरेशन क्या चीज होती है। एक्सेलरेशन में एक स्पेशल बात भी आएगी, उस बात को भी मैं आपको बताना चाहता था, इसलिए मैं एक्सेलरेशन को फटाफट से लेके आ गया। देखो बच्चों, एक्सेलरेशन क्या चीज है। देखो, एक्सेलरेशन को याद रखने के लिए आप गाड़ी का एक्सेलरेटर याद रखो। गाड़ी तो सभी के घर में लगभग, जिसके पास नहीं है, अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी अच्छी गाड़ियां आ जाएंगी आपके पास, टेंशन ही ना लो, ठीक है। अच्छे पढ़ो, आगे आने वाला टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टाइम है, ठीक है। अगर आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी में अच्छे चल रहे हो, साइंसेस में, तो गाड़ियां हैं भाई आपके पास, ठीक है। टेंशन मत लेना, साइंस जो आपने ली है ना, और कोरोना का टाइम खत्म होगा तो उसके बाद साइंस का टाइम बचना है, ठीक है। बिलीव मी, साइंस का एक आईआईटी जेईई नीट के अलावा भी इतने ऑप्शंस क्रिएट हो जाएंगे, इतनी जॉब्स क्रिएट हो जाएंगे इस सेक्टर में कि आप ना बस ढूंढते फिरेंगे लोग कि भाई साइंसेस से पढ़ा हुआ कोई बच्चा मिल जाए। क्योंकि इंडिया को अगर डेवलप होना है तो टेक्नोलॉजी को ऊपर उठाना पड़ेगा, एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को उठाना पड़ेगा, और प्रेजेंट गवर्नमेंट यही कर रही है, एजुकेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ा रही है, कोशिश कर रही है। मैं यही सोचता हूँ कोशिश कर रही है, पता नहीं कितनी कोशिश कर रही है, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं एक्सेलरेशन पे। तो गाड़ी का एक्सेलरेटर होता है, सभी को पता है, एक्सेलरेटर दबाते हो गाड़ी भगती जाती है, एक्सेलरेटर से पैर हटाया गाड़ी रुक के खड़ी हो गई। यानी कि एक्सेलरेटर ने क्या किया, स्पीड को चेंज किया। एक्सेलरेटर ने क्या किया, स्पीड को चेंज किया। स्पीड में चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या बनाता है, एक्सेलरेशन। इसको बोलते हैं कैसे, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अब बताओ मेरे को, मान लो तुमने गाड़ी ने स्टार्टिंग में भगाई, मान लो आपकी गाड़ी भग रही थी 40 किलोमीटर पर आवर से, आपकी गाड़ी चल रही थी 40 किलोमीटर पर आवर से आपकी गाड़ी चल रही थी, ठीक है। आप हाईवे पे चढ़ गए, आपने गाड़ी को भगा दिया अब 120 किलोमीटर पर आवर। इतनी भगाना मत यार, बट मान रहा हूं मैं 120 किलोमीटर पर आवर अब आपकी गाड़ी भग रही है। तो आपकी गाड़ी की स्पीड में चेंज कितना आया, चेंज आया 40 से 120, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया। इतना चेंज आया ना वेलोसिटी के अंदर, 80 किलोमीटर पर आवर का चेंज आया। 80 किलोमीटर पर आवर के डायमेंशन किसके हैं, वेलोसिटी के तो हैं। वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो किलोमीटर क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, आर क्या है, टाइम। यानी कि अगर जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हो तब चेंज इन वेलोसिटी वर्ड यूज हुआ, तो उसकी जगह पे आप लिख सकते हो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन। जब आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है एक्सेलरेशन का, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम का लिख दो, ठीक है। तो अब आप इसको कैसे तोड़ोगे, 1 अपॉन टाइम इनटू वेलोसिटी लिख सकते हो ना। मैं आपका बेस बना रहा हूं बस, ठीक है। मुझे पता है काफी इजी है बेटा, ठीक है, लेकिन आपका बेस बनना जरूरी है। देखो मैंने इसको 1 अपॉन टाइम इनटू वेलोसिटी क्यों लिखा, क्योंकि अब मैं वेलोसिटी को लिखने जा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यानी कि एक्सेलरेशन इज 1 अपॉन टाइम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, and this is going to be displacement divided by time का पावर 2, टाइम का पावर 2, displacement divided by time का पावर 2। अब आपको पता है कि डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस किसके होते हैं, लेंथ के होते हैं। तो a is equal to displacement L upon t square, L upon t square। तो यानी कि एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, L1 t की पावर ऊपर आएगी तो पावर हो जाएगी माइनस, तो L1 t minus 2, L1 t minus 2, L1 t minus 2। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ कि एक्सेलरेशन की SI यूनिट लिखनी हो तो कैसे लिखोगे आप, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज, देखो वहां पे लेंथ कितनी है, 1 है। SI में लेंथ को किससे मेजर करते हैं, मीटर से, मीटर की पावर 1। टाइम कितना है, -2। टाइम को हर जगह किससे मेजर करते हैं, सेकंड, तो सेकंड की पावर -2, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन गया। सीजीएस यूनिट लिख दो जी, सीजीएस यूनिट मीटर की जगह लिख दो,
सेंटीमीटर, टाइम हर जगह सेकंड में ही रहता है, पर सेकंड स्क्वायर। देन दिस इज अबाउट द एक्सेलरेशन। अब यहां तक बताओ आपको समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, कैसा लग रहा है लेक्चर अब तक? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं आया? आप एक बार कमेंट बॉक्स में आके मेरे को जरूर बता दो ये बात। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ठीक है, हाँ हाँ लिख सकते हैं, m रेज़ टू पावर 0 लिख सकते हैं अमरवीर, बिल्कुल अमरवीर लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया। महक, सुरजीत सिंह क्लियर, खुशदीप, अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखो बच्चों, कुछ एक डायमेंशनल फॉर्मूला है जो आपको बनाने हैं और वो बना के आप मेरे को भेजोगे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। वो डायमेंशनल फॉर्मूला भी बनाओगे, उनकी यूनिट्स भी लिखोगे आप। ठीक है, तो कुछ एक डायमेंशनल फॉर्मूला, कुछ एक फॉर्मूलाज मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ, तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूला आप बनाओगे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो नाम हम रख रहे हैं वो रख रहे हैं फोर्स का। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, जहां भी यूज होगा मैं डायरेक्ट यूज करूंगा। ठीक है, तो आपके पास एक है फोर्स, दैट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके गाइस, अब एक्सेलरेशन को कैसे लिखोगे? अभी थोड़ी देर पहले लिखा तो था, मास इनटू एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, और वेलोसिटी को क्या लिखोगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देन मास इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखूंगा तो एक टाइम पहले से नीचे बैठा है तो टाइम की पावर हो जाएगी 2। मास को हम लिखते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं टाइम कैपिटल M से, डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल L से, टाइम को T से, इसकी पावर है 2। तो जब पावर ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी? m1 l1 t minus 2, पावर हो जाएगी क्या? माइनस। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स स्टूडेंट। इसी से आप SI यूनिट लिख सकते हैं, इसकी CGS यूनिट भी लिख सकते हैं आप। तो SI यूनिट बोलिए आप इसकी, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इसका नाम है न्यूटन, और न्यूटन किसके बराबर हुई? मास 1 दिख रहा है तो किलोग्राम का पावर 1, लेंथ भी 1 दिख रहा है तो मीटर, टाइम -2 तो पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज न्यूटन। न्यूटन किसके इक्वल बनी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। सीजीएस यूनिट भी यहां से देख के लिख दो, सीजीएस यूनिट इज डायन होती है बेटा इसकी सीजीएस यूनिट। फोर्स की सीजीएस यूनिट का नाम एक्चुअल में डायन होता है, और वो डायन किसके बराबर होती है पता है? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। और मैं आपको एक बात बता दूं कि 1 न्यूटन है ना 10 की पावर 5 डायनों के बराबर होती है। ठीक है, डरना मत। ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 इज टू पावर 5 डायन। अरे बाप रे। अच्छा, एक चीज आपको ना मैं बहुत सारी शॉर्टकट बता देता हूं, जहां पे ना एनर्जी वर्ड आ जाए, जहां पे एनर्जी आ जाए, जहां पे वर्क आ जाए, जहां पे हीट आ जाए, जहां पे टॉर्क आ जाए, या केमिकल एनर्जी या कोई भी तरह की एनर्जी आ जाए आपके पास, चाहे काइनेटिक एनर्जी आ जाए, चाहे पोटेंशियल एनर्जी आ जाए, चाहे सोलर एनर्जी आ जाए, चाहे विंड एनर्जी, कैसी भी एनर्जी आ जाए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमेशा इन सभी का सेम होता है, एंड दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या होता है बच्चों? वही वाली बात, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, और इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें से कौन टूट सकता है? एक्सेलरेशन तोड़ दो फिर। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम।
ठीक है, और इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो मास इनटू वेलोसिटी की जगह डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, टाइम एक पहले से बैठा है तो टाइम का पावर 2 इनटू फिर से डिस्प्लेसमेंट। ओके गाइस, अच्छा तो मास को किससे लिखते होते हैं, कैपिटल M से, डिस्प्लेसमेंट को कैपिटल L से, फिर आगे डिस्प्लेसमेंट कैपिटल L, टाइम इनटू टाइम तो T इनटू T। ठीक है, तो M पावर है 1, L2 डिवाइड बाय T2, ऊपर आएगा M1 L2 T minus 2। This is the dimensional formula for all kinds of energy, heat, torque, work। भाई ऑल काइंड्स ऑफ एनर्जी मैंने सारी एनर्जी कवर कर दी, मतलब आपके आगे इन फ्यूचर कोई भी एनर्जी आएगी ना तो आपको पहले से पता होगा, आप फटाक से कहोगे अरे जगत सर ने बताया था, हमें तो डायमेंशन फॉर्मूला वही लिखना है। कोई बात नहीं, लिख देना, कहीं आप सोचो कि गलत होगा, बिल्कुल सही होगा बेटा ये डायमेंशन फॉर्मूला। तो आज मैंने कुछ एक डायमेंशन फॉर्मूला आपको बनाने बता दिए हैं, ठीक है, एंड होप कि आगे वाली क्लास में आप लोग मेरे साथ साथ चलोगे, हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करते जाएंगे, कुछ एक अच्छी अच्छी चीजें भी सीखेंगे एंड हम आपको वो वे भी बताएंगे जिस वे से आप फिजिक्स में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं थोड़ा डाउन हुआ है, उन बच्चों का कॉन्फिडेंस हम 7वें आसमान पे पहुंचा देंगे, ठीक है। बिलीव मी, आप जुड़े रहो। अगर आप किसी चीज में बिलीव करते हो, आपका फेथ है कि यस वी कैन डू और हमारे टीचर में हमारा विश्वास है, ठीक है, तो आपका टीचर आपके लिए भगवान ही बन जाता है, सही बता रहा हूं मैं, ठीक है, और वो आपको वहां तक ले जाता है जहां तक हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को ग्रेजुएशन में जिन टीचर ने पढ़ाया, जिन्होंने मेरी लाइफ बना के दी, वो टीचर मेरे को बताते थे कि ये चीज तेरे को पढ़नी है बेटा, सही बता रहा हूं मैं, वो मेरे को गाइड ही करते थे, कभी नहीं पढ़ाया उन्होंने, मेरे को गाइड किया। तो मैं भी आपका एक ऐसा ही गाइड बनना चाहता हूं और साथ साथ आपको पढ़ाना भी चाहता हूं ताकि आप इस सब्जेक्ट में आप बहुत आगे जाएं, ठीक है। इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त, ठीक है, और मिलते हैं कल की रिवीजन क्लास में। तो आज का मेरे जितने भी बच्चे लाइव हैं, मैं एक बार चेक कर लेता हूं मेरे कितने बच्चे आज के लाइव हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम क्लास को कल मैनेज करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आज मैंने सोचा कि मेरे बहुत ही कम बच्चे, 6 to 7 बच्चों के लिए मैंने ये लाइव क्लासेस स्टार्ट करी थी, और 21 अब वॉच कर रहे हैं बच्चे, 21 आर वॉचिंग, देन इट्स वेरी गुड। मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात मैं समझता हूं कि मेरा बच्चा, जब मैंने जिस बच्चे को इन्फॉर्म भी नहीं कर रखा था, वो भी बच्चा लाइव क्लास देख के यहाँ जुड़ गया और वो पढ़ रहा है और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी दे रहा है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपके सहयोग के लिए, आपके कोऑपरेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट सभी बच्चों को, ठीक है, और आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते भी रहिए, हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।